नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद राजेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है जीके क्लासेज में, वैदिक सभ्यता। सबसे पहला पॉइंट, इस सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता था। दूसरा और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार एग्ज़ाम में आता है, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। उसके बाद तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि आर्यों का निवास स्थान के बारे में प्रश्न अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पेपर आने लगा तो इसमें आ सकता है कि आर्यों का निवास स्थान कौन सा था और किस विद्वान ने कहा है। तो सबसे पहले मैक्स मूलर ने कहा है कि उनका निवास स्थान मध्य एशिया हो सकता है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि उनका उत्तरी ध्रुव हो सकता है। अविनाश चंद्र ने कहा है कि सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे आर्य। उसके बाद गंगानाथ झा ने कहा है कि ब्रह्म ऋषि देश से वो आने वाले थे। और दयानंद सरस्वती जी ने कहा है कि उनका मुख्य निवास स्थान तिब्बत था। और पेंका नाम के विद्वान ने कहा है कि उनका स्थान जर्मनी था। लेकिन चौथा और इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है पेपर में आने योग्य कि सर्वमान्य मत कहता है कि वो मध्य एशिया के निवासी थे। उसके बाद आर्यों को जानने के स्रोत, हम बिल्कुल टॉपिक वाइज और सब टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। आर्यों को जानने के स्रोतों में वैदिक साहित्य उनको जानने का, अर्थात उनका आचार व्यवहार, उनके नेचर कैसी थी, जानने के लिए वैदिक साहित्य को जानना जरूरी है। हमने जाना कि उनको जानने के स्रोत हैं वेद, पुराण, महाकाव्य, स्मृति, उपनिषद आदि। सबसे पहले हम जानेंगे वेद के बारे में। वेदों की संख्या 4 है, आपको पता है। ऋग्वेद ऋक धातु से बना है, जिसका मतलब है छंद व चरण युक्त, और इसको पढ़ने वाले पुरोहित को होत्री कहा जाता था। उसके बाद यजुर में यज्ञ धातु से बना, यज्ञ का मतलब यज्ञ के मंत्र, और यज्ञ करने वाले पुरोहित को अधर्व्यु कहा जाता था। उसके बाद सामवेद संगीत से बना है, अर्थात इसमें संगीत को शामिल किया गया है। इसके पढ़ने वाले पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था। उसके बाद अथर्ववेद जादू टोना संबंधित है, और इसके पढ़ने वाले पुरोहित को, इसको जानकार पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था, इसलिए इसे अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। ध्यान रखना ये पॉइंट। उसके बाद वेद त्रयी में यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद शामिल है, अर्थात अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है, ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कई बार पेपर में आता है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। उसके बाद 9वां और इम्पोर्टेंट पॉइंट, उपनिषद। वेदों के बाद उपनिषदों की बारी आती है साहित्य में। उप का मतलब समीप, नी का मतलब निष्ठापूर्वक, और सद का मतलब है बैठना। इस प्रकार उपनिषद का मतलब है गुरु के समीप बैठना निष्ठापूर्वक। उसके बाद उपनिषदों की संख्या 108 है, आपको पता है। इनमें मुख्य हैं ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मांडुक्य और मांडुकोपनिषद और मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से भारत का सत्यमेव जयते नामक नारा जो लिया गया है। उसके बाद वेदांग में का अर्थ है वेदों के अर्थ को सरलता से समझने के लिए जिन साहित्य की रचना की गई उन्हें वेदांग कहा जाता है। उसके बाद वेदांग 6 हैं। 6 में शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष आदि शामिल हैं। कल पेपर में आ सकता है बिल्कुल डिफ़िकल्टी टाइप में कि इनमें से कौन सा वेदांग का भाग नहीं है। उसके बाद अगला और इम्पोर्टेंट पॉइंट, पुराणों प्राचीन आख्यानों को पुराण कहा गया है। पुराणों की संख्या 18 है, और इनमें ब्रह्म पुराण सबसे पहला है और ब्रह्मांड पुराण अंतिम पुराण है। उसके बाद महाकाव्य में रामायण आता है। रामायण की रचना संभवतः 400 BC से 400 AD के बीच में की गई है। इसमें पहले 12,000 श्लोक थे, उसके बाद अब 24,000 श्लोक हो गए हैं। इसकी रचना वाल्मीकि जी ने की थी, आपको पता ही है। इसमें 7 कांड हैं। सबसे पहला कांड बाल कांड है और सबसे अंतिम कांड उत्तर कांड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है, आपको पता है। इसकी रचना वेद व्यास जी ने की थी। इसमें पहले 8800 श्लोक थे, उस समय इसको जय संहिता कहा जाता था। 24,000 श्लोक हुए, फिर उसे भारत कहा जाने लगा। अब 1,00,000 श्लोक हैं, इस प्रकार इसको सप्तश्री संहिता अर्थात महाभारत कहा जाता है। उसके बाद महाभारत में 18 पर्व हैं। आदि पर्व पहला पर्व है और स्वर्गारोहण आखिरी पर्व है।
उसके बाद महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन ग्रह सूत्र में किया गया है। इस प्रकार वैदिक साहित्य के इम्पोर्टेंट पॉइंट आज हमने जाना। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ब्राइटफुल नाइट। गुड नाइट।